नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी की रैली में काफी भीड़ भी देखी गई। जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुगल शासक औरंगजेब का जिक्र करते हुए जेल में बंद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम पर भी हमला किया। आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान तो जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे होनी चाहिए दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं, और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है।
तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी है। इस प्रस्ताव पर सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई और इसके लागू होते ही राज्य सरकार अपने स्तर से डीजीपी की तैनाती कर सकेगी। इससे पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी, जहां से बाकायदा मुहर लगती थी। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत के साथ ही पुलिस महकमे में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही। क्या चर्चाएं हो रही, ये रिपोर्ट देखिए। डीजीपी की नियमावली क्या आई तो विपक्षी पार्टियों की सांसें फूल गई। उत्तर प्रदेश में अब डीजीपी पर घमासान शुरू हो गया है। योगी सरकार ने डीजीपी की तैनाती के लिए नई नियमावली क्या बनाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फायर हो गए। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी चयन को लेकर एक अहम नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के लागू हो जाने के बाद सरकार खुद अपनी पसंद के आईपीएस अफसर को डीजीपी बना सकेगी। यानी दिल्ली नहीं बल्कि अब यूपी ही तय करेगा कि उसका डीजीपी कौन होगा। मतलब उसे यूपीएससी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं यूपी में अब डीजीपी का चयन कैसे होगा। दरअसल नए नियम के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल का हो जाएगा। योगी सरकार ने डीजीपी के चयन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसमें मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में होंगे। सोमवार देर रात कैबिनेट बैठक के दौरान पास की गई इस नियमावली को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को अस्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। तो इस पूरे मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह कोई अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है, जिसके कारण से आनंद फानंद में, मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी, अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ। तो झारखंड के मैदान जंग में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। झारखंड में जीत की जो हुंकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री भरकर गए, उसका जो टेम्पो और ज्यादा बढ़ाते हुए सीएम योगी भी मैदान जंग में कूद गए हैं। योगी झारखंड के आए, हिंदुओं के लिए फिर एक मैसेज ले आए। एक बार फिर से योगी ने बटेंगे तो कटेंगे से झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी। योगी ने जीत की भरी हुंकार, फिर से बटेंगे कटेंगे वाला प्रहार। मैदान में आ गए हैं योगी, अब हिंदुओं की एकजुटता की गारंटी। बंटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर, आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। खैर, ये तो पहले से ही तय था। झारखंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे अब गूंज रहा है। हरियाणा में इस नारे की सफलता के बाद अब ये नारा महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड की राजनीति में केंद्र में है। योगी आदित्यनाथ के नारे
बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की परख झारखंड की सियासी फिजाओं में हो रही है। वजह यह है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी के घर में सबसे ज्यादा सीएम योगी की डिमांड है। वैसे तो हर राज्यों के चुनाव में सीएम योगी खुद फ्रंट से लीड करते रहते हैं, मगर झारखंड में उनकी मौजूदगी इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड चुनाव में घुसपैठियों पर सुलगती सियासत है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम योगी के इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में जैसा रंग दिखाया, वैसे ही झारखंड में भी इसकी गूंज चुनाव का रुख मोड़ सकती है। इसलिए जब सीएम योगी झारखंड पहुंचे तो वो उसी रंग में दिखे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। बांटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर, आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। यानी साफ है कि झारखंड के मैदान जंग में अब योगी की एंट्री ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। झारखंड में जीत की जो हुंकार अमित शाह और मोदी भरकर गए, उसका टेम्पो और ज्यादा बढ़ाते हुए सीएम योगी भी मैदान जंग में कूद गए हैं। एक बार फिर से योगी ने बटेंगे तो कटेंगे से झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो असर हरियाणा में देखने को मिला, क्या? तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर इंडिया गठबंधन की 7 गारंटियों की घोषणा की। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। झारखंड में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी, प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन का वादा किया गया। खासतौर पर महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान गारंटी का ऐलान किया। इसके तहत 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। गठबंधन ने यानी इंडिया गठबंधन ने जनता से वादा किया
कि सरकार बनने पर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो गया है। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र और 7 गारंटी, 1 वोट 7 गारंटी का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र में मैया सम्मान योजना का ऐलान किया गया है। तो ये 7 गारंटी हम आपको बता रहे हैं जो इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र में लिखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 10 लाख नौकरी का वादा है युवाओं को, और महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि, यानी जो मैया सम्मान योजना मिल रहा था वो 2500 रुपए हो जाएगा। 15 लाख तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा का भी इस घोषणा पत्र में ऐलान किया है, और गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया। तो 500 रुपए में बीजेपी, तो 450 में इंडिया गठबंधन। प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का वादा किया गया है, और 1 वोट 7 गारंटी का वादा, यानी कि जो घोषणा पत्र का मुख्य मोटो है वो यही है कि 1 गारंटी, 1 वोट और 7 गारंटी योजना का लाभ। तो ये चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं, और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है। इस राज्य का कारोबार संभाला, कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक सारी चीजें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं, और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है, और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो डुएबल हम कर सकते, और हमारे बजट के अनुसार ही उस पर आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां सुबह गांव के बाहर एक कुएं में ग्राम प्रधान के बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंकने की आशंका बताई जा रही है।
शव मिलने की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो हिंदू धर्म में आस्था का महापर्व छठ का बहुत महत्व है और छठ को लेकर अब प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि देवरिया के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और छठ पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए 57 अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीओ आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए प्रभारी हुए। तो वहीं अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र के मवई थाना क्षेत्र में अमीरपुर गांव में मिट्टी खनन माफियाओं के द्वारा दिन रात जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व विभाग को लाखों रुपए की क्षति हो रही है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि क्षेत्र में खनन माफिया और पुलिस की साठगांठ से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एसडीएम रुदौली ने पुलिस को खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, लेकिन पुलिस ने खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहा है। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में स्कूल जा रहे प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात को बाइक सवार बदमाश ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि एक बदमाश बाइक चला रहा था और जबकि दूसरा वाला पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठे बदमाश ने पैदल जा रहे प्रिंसिपल के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रिंसिपल जमींदोज हो गए और उनकी मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और लाइव मर्डर के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया। तो वहीं मधेपुरा में सोशल मीडिया पर विचलित करने वाली तस्वीरों के साथ भ्रामक ऑडियो मैसेज वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक मोहम्मद कपिल श्रीनगर थाना क्षेत्र के पुरैनी वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि एक नंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के पुरैनी वार्ड 9 निवासी मोहम्मद ताहिर के बेटे मोहम्मद कपिल के द्वारा विचलित करने वाली तस्वीरों के साथ भ्रामक ऑडियो मैसेज प्रचार प्रसार कर समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में श्रीनगर थाना में प्राथमिक दर्ज की गई और कांड की गंभीरता को लेते हुए एसएसपी प्रवीण भारती के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिससे पुलिस उपाधीक्षक, सदर थाना अध्यक्ष, श्रीनगर थाना अध्यक्ष और तकनीकी शाखा को शामिल किया गया। टीम के सदस्यों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल प्राथमिक नामजद अभियुक्त पुरैनी वार्ड निवासी मोहम्मद नेहान को पत्नी हसन तारा खातून को 1 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कटिहार जिला के बैगना मोहल्ले में छठ महापर्व के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है, जहां 5-6 मुस्लिम परिवार सालों से छठ महापर्व के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं, जिसे छठ व्रती खरीदकर खर्रा का प्रसाद बनाने में उपयोग करते हैं। मुस्लिम परिवार इस काम में पवित्रता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि छठ व्रतियों को बिना किसी झिझक के उनका चूल्हा खरीदने में कोई दिक्कत न हो। मिट्टी के चूल्हे बनाने वाले मोहम्मद कासिम और नूरजहां ये बताते हैं कि वो पिछले 20 साल से छठ महापर्व के समय चूल्हे का निर्माण करते आ रहे हैं। तो छठ व्रती जो करते हैं उनके लिए ये मुस्लिम परिवार चूल्हा बनाता है ताकि किसी भी प्रकार की उनके मन में कोई संदेह ना हो। और बहुत पहले से ये परिवार छठ व्रती जो बनाते हैं उनके लिए चूल्हा तैयार करता है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मुस्लिम परिवार चूल्हा बनाता है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।